हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मिसलेनियस मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का उच्चतम प्रतिशत पैदा करती है? तो गिवन ऑप्शन में सही होगा ऑप्शन है वाटर वेपर। वाटर वेपर कितना करता है? 36 से 72%। CO2 कितना करता है? 9 से 26%। 9 से 26%। मीथेन कितना करता है? मीथेन आपका करता है 4 से 9%। 4 से 9%। और ओजोन कितना करता है? 3 से 7%। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाटर वेपर। कितना करता है? 36 से 72%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक स्तर में निम्नतम से उच्चतम तक सही क्रम है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, फिर आता है पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर आता है इकोसिस्टम, फिर आता है बायोम, फिर आता है बायोस्फीयर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाल घाट किसके बीच स्थित है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। पाल घाट जो है यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। पाल घाट किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। अब कुछ इंपॉर्टेंट पास जो है इंडिया में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो लद्दाख में है, जो जिला पास या जो जिला दर्रा कौन सी श्रेणी में आता है? यह जास्कर श्रेणी में आता है और श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ती है। सिंपली आपको याद रखना है, जो जिला पास लद्दाख में जास्कर श्रेणी में आता है और यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ती है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगला है हमारा काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा, लद्दाख में स्थित है और यह भारत में सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट है आपका उमलिंगा पास, उमलिंगा दर्रा, यह दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन योग्य मोटोरेबल दर्रा है और कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तो सिंपली आपको याद रखना है, उमलिंगा दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला है हमारा मिंटका पास या मिंटका दर्रा, कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है और यह भारत, चीन और अफगान सीमाओं के ट्राई जंक्शन पर 4709 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको। मिंटका दर्रा लद्दाख में स्थित है और यह भारत, चीन और अफगान सीमाओं के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अगला है हमारा अघिल दर्रा। अघिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो अघिल दर्रा स्थित है लद्दाख में। अघिल दर्रा काराकोरम रेंज में केटू चोटी के पास स्थित है। इसके अलावा आपका हो गया इमीशला दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, लानकला, पेंसिला, कारातांगला, ये सब दर्रे कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और जो चांगला दर्रा है यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, तो इम्पोर्टेंट है। जो चांगला दर्रा है यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट आते हैं जम्मू और कश्मीर। तो बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। यह जम्मू से श्रीनगर की सड़क इस दर्रे को पार करती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सिंपली आपको याद रखना है, बनिहाल पास या बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है और जो जवाहर सुरंग है यह बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है आपका पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पास कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। सिंपली आपको बस इतना याद रखना है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अगला आपका बुर्जिल पास या बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। अब एक्टिव नहीं है, सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि बुर्जिल पास या बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, तिब्बत से सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और यह जो दर्रा है सतलज कंड जॉर्ज बोलते हैं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और तिब्बत से सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये आपको याद रखना है। जॉर्ज क्या होता है? तीखी ढालों वाली तंग घाटी जिसके बीच में
जिसके बीच में से नदी बहती है। तो सिंपली आपको याद रखना, सिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है और तिब्बत से सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तिब्बत से जब सतलज नदी निकलती है तो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकीला पास या सिपकीला दर्रा से। सिपकीला दर्रा कौन से स्टेट या यूटी में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। यह दर्रा पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या याद रखना है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। यह मनाली को लेह राजमार्ग से जोड़ता है और इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। कौन से दर्रे को? रोहतांग पास या रोहतांग दर्रे को। और जो रोहतांग सुरंग को अब अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बारालाचा पास। बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ने वाले जास्कर श्रेणी में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह लेह मनाली राजमार्ग के किनारे स्थित है। सिंपली आपको याद रखना है कि बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, अगला है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख पास। यह भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस दर्रा का उपयोग किया जाता है। यह भारत, चीन और नेपाल की सीमाओं के बीच ट्राई जंक्शन के नज़दीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला हमारा माना दर्रा या माना पास। यह दर्रा ग्रेट हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों में समुद्र तल से 5611 मीटर ऊपर स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सिंपली आपको याद रखना है, माना पास या माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला है आपका नीति पास या नीति दर्रा। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, नीति पास भी। अगला है हमारा मुलिंगला दर्रा। यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। जो मुलिंगला पास है उत्तराखंड में है, यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा मांगसाधुरा दर्रा और ट्रेल दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में दो इम्पोर्टेंट पासेस है, एक है नाथुला, एक है जेलेपला। तो नाथुला दर्रा देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। यह दर्रा भारत और चीन के लिए रणनीतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला पास, नाथुला दर्रा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि नाथुला पास कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगला आपका जेलेपला पास कहाँ स्थित है? जेलेपला पास ये आपका है सिक्किम में। जेलेपला या दार्जिलिंग या चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। तो बस एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जेलेपला पास कहाँ है? सिक्किम में है और यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हाँ, तीस्ता नदी ने यह दर्रा बनाया है। कौन सा दर्रा? जेलेबला। नेक्स्ट आते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला पास। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो तवांग घाटी के माध्यम से तिब्बत से जुड़ा है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। कौन सा पास? बोमडिला पास। अगला है हमारा यांगयाप दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है दीफू पास। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच पारंपरिक दर्रा है और कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा पर स्थित है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और दीफू दर्रा भारत, म्यांमार और चीन के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा पंगसौ दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पंगसौ दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इसके अलावा लेखपानी दर्रा, हपुंगन दर्रा, चंगन दर्रा, दिहांग दर्रा, कुमजोंग दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में जो इम्पोर्टेंट पास है दर्रा, एक है तुजू पास। तुजू दर्रा यह इम्फाल से म्यांमार, तमु एक जगह है, का रास्ता इसी से होकर गुजरता है। कौन से दर्रे से? तुजू पास से। तो मणिपुर में जो इम्पोर्टेंट पास है, क्या नाम है उसका? तुजू दर्रा है।
यह मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इम्फाल से तमु म्यांमार का रास्ता इसी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में दो इंपॉर्टेंट पास है, एक है हल्दी घाटी दर्रा। यह दर्रा अरावली रेंज में स्थित है और राजस मंडी और पाली को जोड़ता है। कौन सा? हल्दी घाटी पास। और दूसरा है गोरम घाट दर्रा। गोरम घाट राजस्थान राज्य में अरावली रेंज में स्थित है और यह उदयपुर शहर को जालोर और सिरोही से जोड़ता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका केरल। तो केरल में सबसे पहले देखते हैं पाल घाट। इसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट में एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है और उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। ये तो क्वेश्चन ही था आपका। अगला आपका सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा पास नागरकोइल और इलायची पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, को जोड़ता है। तो जो सेनकोटा पास है केरल में है और यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है सबसे पहले थाल घाट। थाल घाट महाराष्ट्र में कसारा शहर के पास पश्चिमी घाट में एक दर्रा है और यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है। तो जो थाल घाट है, थाल घाट यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है। तो TNM आप याद रखो, टी से क्या बोलते हैं? थाल घाट, और N फॉर नासिक, M फॉर मुंबई, मतलब थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। अगला आपका भोर घाट। यह पश्चिमी घाट पर स्थित है और यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मतलब BMP, B फॉर भोर घाट, M फॉर मुंबई, P फॉर पुणे। तो जो भोर घाट है यह मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले 4 महत्वपूर्ण दर्रे। तो सबसे पहले उत्तर में कौन आता है? थाल घाट, फिर आता है भोर घाट, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा है। तो ये आपको याद रखना है डायरेक्शन। अगला आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है असीरगढ़ पास, असीरगढ़ दर्रा। असीरगढ़ दर्रा मध्य प्रदेश के राज्य में सतपुरा रेंज में स्थित है और यह नर्मदा और ताप्ती घाटियों को जोड़ता है। तो जो असीरगढ़ दर्रा है कहाँ पे स्थित है? सिंपली आपको याद रखना है ना कि जो असीरगढ़ दर्रा है यह मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज में स्थित है और नर्मदा और ताप्ती घाटियों को जोड़ता है और इसे दक्कन की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। कौन से दर्रे को? असीरगढ़ पास को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केरल का कुड्नाड या कुड्डूनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केरल का कुड्नाड या कुड्डूनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसे केरल के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा पाया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बनवाली में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा पाया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बनवाली में। इसके अलावा लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है। इसके अलावा जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से, कालीबंगन से मिला है। और नेवी किसको बोलते थे? नेवी। तो जो कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े थे ना, कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े थे, उसे क्या बोलते थे? नेवी। इसके अलावा अरित्री किसे बोलते थे? अरित्री नाविक को, अरित्री नाविक को। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में मध्य पाषाणकालीन स्थलों में बोन ऑर्नामेंट, अस्थि आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महादाह से, ये आपको याद रखना है। दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद हुए थे और दमदमा में टोटल कितने मानव कब्रें मिली थी? तो 41 मिली थी।
इसके अलावा मध्यपाषाण काल के संदर्भ में आदमगढ़, ये आपका पड़ता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्यपाषाण काल के संदर्भ में आदमगढ़ और बागौर में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता है? तो बार्ली, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, जौ। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जौ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायमेकस किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन है? तो रॉक एडिक्ट 13, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिलालेख 13 में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अशोक के 12वें प्रमुख शिलालेख में धार्मिक दीर्घायु और सभी समुदायों के सार के विकास की घोषणा है। कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में? तो 12वें प्रमुख शिलालेख में। नेक्स्ट है हमारा अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख हमें चोल, पांड्या, सत्यपुत और केरलपुत के संगम साम्राज्य के बारे में बताते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अशोक शिलालेख में सातवाहन का उल्लेख नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेख में किन का उल्लेख नहीं है, तो आपको याद रखना है कि सातवाहन का उल्लेख नहीं है। बाकी चोल का है, पांड्या का है, सत्यपुत का है, केरलपुत का है, इनका ये संगम साम्राज्य के बारे में बताते हैं। कौन से अभिलेख में है? तो दूसरे और 13वें। इसके अलावा पहले शिलालेख में अशोक ने लिखा था, यहाँ किसी भी जीवित प्राणी का वध नहीं किया जाएगा और न ही बलि दी जाएगी। ये कौन से शिलालेख में था? पहले शिलालेख में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भागा और बाली क्या थे? तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे, राजस्व के स्रोत थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भागा और बाली क्या थे? तो राजस्व के स्रोत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शारदा मणि कौन थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1932 के पुनः समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जीडी बिरला। पूरा नाम क्या होगा? घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, गांधी इरविन समझौता ये आपका कब हुआ था? 5 मार्च 1931, यही हुआ था, 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन तो 25 से 29 मार्च, 25 से 29 मार्च 1931। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत तो 27 फरवरी 1931। तो सबसे पहले 4, तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। फिर 4 के बाद क्या आएगा आपका? 4 के बाद आपका आएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। फिर आएगा भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, 4, 1, 2। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 25 से 29 मार्च 1931। तो सबसे बाद में क्या हुआ था? ये आपका हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो 4, 1, 2, 3 आपका सही कालानुक्रमिक ऑर्डर होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दुर्गादास। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुर्गादास। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन, बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो एनी बेसेंट ऑथर थी, कॉमनवेल्थ इन्होंने लिखा था, और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। अरविंदो घोष, द लाइफ डिवाइन। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदिनी और आनंदमठ। अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू।
रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, वैलेंटाइन चिरोल, इंडियन अनरेस्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, E.M. फोस्टर, ए पैसेज टू इंडिया, सचिंद्र नाथ सन्याल, बंदी जीवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पनामा कनाल या पनामा नहर जोड़ती है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा कनाल किसे जोड़ती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट क्या होता है? यह पानी का एक संकीर्ण मार्ग है जो दो समुद्रों या दो अन्य बड़े जल निकायों को जोड़ता है और साथ ही साथ दो भूभागों को अलग करता है। ठीक है, मतलब वाटर को कनेक्ट करता है और लैंड को क्या करता है, लैंड पार्ट को क्या करता है, अलग करता है। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट का नाम, फिर किस सी को कनेक्ट करता है और लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या है कि किस भूभाग को अलग करता है। तो सबसे पहले आते हैं मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, मलक्का जल डमरू मध्य कौन से सी को कनेक्ट करता है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। लोकेशन क्या है? इंडोनेशिया और मलेशिया। नेक्स्ट आते हैं सुंडा स्ट्रेट, जावा सागर और हिंद महासागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन कहाँ है? इंडोनेशिया में है। यूकेटन मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन मैक्सिको और क्यूबा। ओटरंटो एड्रियाटिक सागर और आयनियन सागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन कहाँ है? इटली, अल्बानिया। कुक जो स्टेट है तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन क्या है? न्यूजीलैंड है। मोजाम्बिक, ये जो है आपका हिंद महासागर, नो अदर कोई दूसरे वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं है, जो मोजाम्बिक स्टेट है। और लोकेशन कहाँ है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर। उत्तर चैनल या आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन आयरलैंड, इंग्लैंड। टोरेस, जो टोरेस स्ट्रेट है अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को कनेक्ट करता है। लोकेशन कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। अगला है आपका बोस्फोरस, तो जो बोस्फोरस स्ट्रेट है या काला सागर, ब्लैक सी और मरमरा सागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन का है? टर्की में। डेविस स्ट्रेट बाफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है। ग्रीनलैंड, कनाडा लोकेशन है। इसके अलावा फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन यूएसए, क्यूबा। मैगलन स्ट्रेट प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन चिली। मकासर या जावा सागर और सेलेवेज सागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन इंडोनेशिया। फॉर्मोसा ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो फॉर्मोसा स्ट्रेट है या दक्षिण चीन और पूर्वी चीन सागर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। लोकेशन का है? चीन, ताइवान। नेक्स्ट आते हैं होर्मुज। होर्मुज जो है या फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है। लोकेशन ओमान, ईरान। हडसन और अटलांटिक महासागर की खाड़ी को कनेक्ट करता है। लोकेशन का है? कनाडा में है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन स्पेन, मोरक्को। बेरिंग या बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन का है? अलास्का और रूस। डोवर स्ट्रेट जो है डोवर जल डमरू मध्य या अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन इंग्लैंड और फ्रांस। बोनफासियो या भूमध्य सागर को कनेक्ट करता है। भूमध्य सागर इसका है सी कनेक्ट। और लोकेशन का है? कोर्सिका और सर्दिनिया। बास जो है तस्मान और दक्षिण सागर को कनेक्ट करता है। लोकेशन ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा बाब अल मंदेब, ये पूछा हुआ है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को कनेक्ट करता है। तो सिंपली आपको फोकस करना है सी कनेक्ट पे। ठीक है, लोकेशन ज़्यादा मतलब नहीं है, सी कनेक्ट पे फोकस करना है। इसका लोकेशन कहाँ है? यमन, जिबूती। लोकेशन का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेट है किस देश को या दो भूभागों को अलग करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिनूक यूएसए, सिरोको सिसिली, सिसिली आपका पड़ता है इटली में। ब्लिजार्ड चिली, नॉर्वेस्टर भारत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो पहला बिल्कुल सही है, चिनूक यूएसए। सिरोको सिसिली ये भी सही है। नॉर्वेस्टर भारत का सही है। ब्लिजार्ड चिली ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह सही सुमेलित नहीं है। जो ब्लिजार्ड है ये आपका फ्लो करता है साउथ पोल से। साउथ पोल में फिर साइबेरिया आपका हो गया, कनाडा हो गया,
कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चिली में नहीं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है नॉर्वेस्टर क्या है, भारत की एक स्थानीय पवन है जिसे काल बैसाखी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोहेन एक स्थानीय पवन है, तो स्विट्जरलैंड का ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फोहेन कहाँ का स्थानीय पवन है, तो स्विट्जरलैंड का ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है आपको, कील नहर, जो कील कनाल है, कील नहर ये किसको कनेक्ट करती है, तो नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को, ये पूछ सकता है एग्जाम में, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसह्यूमंस का तात्पर्य है, तो ट्रांसह्यूमंस किसे कहा जाता है, किसके रेफरेंस में बात की जाती है, तो सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपुल एंड देयर हर्ट्स फ्रॉम द वैली टू द माउंटेन एंड वाइस वर्सा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रांसह्यूमंस का तात्पर्य क्या है, तो घाटी से पहाड़ की ओर लोगों और उनके झुंडों की मौसमी आवाजाही और इसके विपरीत क्या बोलते हैं, ट्रांसह्यूमंस बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी झील है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैकाल लेक, बैकाल झील। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समानता का अधिकार दिया गया है, तो राइट टू इक्वलिटी किसमें, 14 से 18, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 14, 15, 16, मतलब 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यों की परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आधारित है, तो किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे, उनकी जनसंख्या का अनुपात। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यसभा को कितने दिनों में धन विधेयक लोकसभा को लौटाना होता है, तो 14 दिनों के भीतर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित करों पर विचार करें, कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स। आपको बताना है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2 and 4 जो कस्टम ड्यूटी है और सेल टैक्स है, ये सब एक दोनों क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, कुल उपयोगिता मैक्सिमम है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टोटल यूटिलिटी के, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में बोलते सीमांत उपयोगिता 0 हो, तो टोटल यूटिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।